हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं अपना 11th क्लास का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम रिलेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं अच्छे से। एक रिलेशन कैसे करते हैं, रिलेशंस के टाइप्स क्या क्या होती है, और रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे एक्सरसाइज से रिलेटेड। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और जो एवरेज टाइप के थे सब मैंने करवा दिए थे आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं रिलेशंस का पोर्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन आपका है फंक्शन। तो फंक्शंस को शुरू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन जो होता है उसको हम शुरू करने से पहले एक बात समझनी पड़ेगी। जैसे हमने रिलेशन को डिफाइन किया था, एक सेट से दूसरे सेट को जोड़ना होता है ना, ठीक है ना। तो वैसे ही फंक्शन जो होता है वो एक सेट से वो भी दूसरे सेट पे जाता है, ठीक है ना। तो फंक्शन और रिलेशन दोनों एक ही बात है, दोनों एक सेट को दूसरे सेट से जोड़ना होता है दोनों को। वो चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, वो बाद की मैटर है, बट एक सेट को दूसरे सेट से जोड़ने का मेन काम है। बट यहाँ पे फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, उनको रिलेशन और इसको फंक्शन क्यों बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं फंक्शन जो होता है इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन यानी कि रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप होता है फंक्शन। रिलेशन का स्पेशल टाइप का मतलब है कुछ एक कंडीशन स्पेशल लग जाती है फंक्शन में। अगर उस रिलेशन के ऊपर कोई स्पेशल कंडीशन लगा दी जाए तो वो फंक्शन बन जाता है। तो यही है फंक्शन की डेफिनेशन। तो फंक्शन जो होता है वो एक्स से वाई होता है। तो फंक्शन इज सेड टू एग्जिस्ट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज यूनिक इमेज इन वाई। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। फंक्शन जो है जैसे एक्स से वाई है, जरूर नहीं एक्स से वाई, ए से बी भी हो सकता है। सो एक सेट से दूसरे सेट पे, सिंपली ये है समझने का। तो अगर फंक्शन को हम कह रहे हैं कि एग्जिस्ट करेगा इफ एवरी एलिमेंट हैज इट्स यूनिक इमेज इन वाई। मतलब कहने का इमेज से मेरा मतलब किससे है, जैसे आपको रिलेशन के टाइप पे आपको मैंने बताया था कि ये सेट, ये एलिमेंट इससे जुड़ गया है ना, ये एलिमेंट इससे जुड़ गया, ये एलिमेंट इससे जुड़ गया, तो ये इसकी इमेज होती है। जैसे 1 जुड़ा हुआ है मान लीजिए 2 से, 1 2 के साथ जुड़ा हुआ है तो 1 की इमेज 2 बोली जाएगी। 1,2 अगर पेयर में आया है मान लीजिए आपके रिलेशन के अंदर, तो 1 की इमेज 2 बोली जाएगी, ठीक है ना। 1 की अगर 3 के साथ है तो 1 की इमेज 3 बोली जाएगी। 1 की इमेज 4 के साथ है, 1 के साथ 4 आया है पेयर में, तो 1 की इमेज 4 बोली जाएगी। तो इसको बोलते हैं इमेज, ठीक है। इमेज मतलब एक्स से वाई पे जिस पे गया वो इमेज है। और एक होता है प्री इमेज। तो इमेज का उल्टा प्री इमेज होता है। जैसे 1 की इमेज 2 है तो 2 की प्री इमेज 1 हो जाएगी। तो दो चीजें होती हैं, एक तो होती है इमेज, इमेज तो होती है 1 की इमेज 2, और एक होता है प्री इमेज। प्री इमेज होती है 2 के जैसे 1, 2 की प्री इमेज 1 है, 1 से इधर आए 2 इमेज में आएंगे, और इमेज से वापस जाने को प्री इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं। तो हम बात करते हैं, इसमें 2 मेन पॉइंट है जो आपको समझने हैं। क्या है जो जिसकी वजह से ये फंक्शन जो है वो रिलेशन से अलग बोला जाता है, स्पेशल टाइप क्यों बोले जाते हैं, वो इन 2 पॉइंट की वजह से है। सबसे पहला पॉइंट ये है एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का हर एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए। देखिए रिलेशन में कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती थी, उसमें सिर्फ ये देखता था कि उस रूल के अकॉर्डिंग कौन कौन चल रहा है, बस वो देखना था। इससे मतलब नहीं होता था कि कौन से एलिमेंट की कितनी इमेज बनेगी, है ना, या फिर किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। हमें मतलब इससे होता था चाहे वो 5 भी हो जाए, है ना, वॉइड रिलेशन भी होता है, तो चाहे ना भी बने तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन में एक स्पेशल जो कंडीशन है वो क्या है, हर एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए। हर एलिमेंट, जैसे मैंने बताया इमेज का मतलब, तो एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। तो हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब एक तो हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, दूसरी यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मेरा मतलब है, जैसे मान लीजिए रिलेशन में हमने याद था, हमें आपको भी याद होगा कि 1 2 के साथ 1 3 1 4 भी आया था किसी जगह पे, है ना। 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट आए थे जो रिपीट कर रहे थे। जैसे 1 2 से भी आ रहा है, 1 3 से भी जुड़ रहा है, 1 4 से भी जुड़ रहा है। तो हमने क्या देखा, 1 की इमेजेस बहुत अलग, कई भी आ रही थी, 2 भी आ रही, 3 भी आ रही, 4 भी आ रही थी इमेजेस। तो एक एलिमेंट की कई इमेज आ रही थी, ठीक है। जैसे 1 की इमेज यहाँ 2 है, 1 की इमेज 3 भी है, 1 की इमेज 4 भी है, तो कई इमेजेस है। बट यहाँ पे फंक्शन कब होगा, जब हर एलिमेंट की यूनिक इमेज यानी कि सिर्फ एक ही इमेज आएगी,
ठीक है। तो दो ही कंडीशन में फिर से रिपीट कर देता हूं कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट पेयर में आना चाहिए एक्स का, और यूनिक इमेज भी होनी चाहिए, यानी कि यहां से जो एरो आएगा ना वो सिर्फ एक ही एरो आना चाहिए एक एलिमेंट से, लेफ्ट से, राइट से नहीं कह रहा हूं, लेफ्ट से कह रहा हूं, ठीक है ना। तो लेफ्ट से हमेशा एक ही एरो आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं क्या कि वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज क्या होता है वो आपको वैसे बेसिकली मैंने आपको रिलेशन में बता दिया था, फिर भी मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। तो डोमेन क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है एक्स की वैल्यूज, ठीक है ना। जो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यूज है, एक्स सेट जो था आपका, उसकी जो भी वैल्यूज हैं जो अटैच्ड है, और अटैच तो सारी होंगी। देखो डेफिनेशन में क्या कहा था, एवरी एलिमेंट, तो हर एलिमेंट की इमेज तो बनेगी, तो जो अटैच्ड है सारी अटैच्ड है, इसका मतलब तो अटैच्ड सारे हैं, इसका मतलब एक्स जो सेट है पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा ही डोमेन है, ठीक है ना। तो डोमेन क्या होता है, एक सेट होता है और सेट में होते हैं एक्स के एलिमेंट्स, ठीक है। एक्स में मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग है, तो आपका आ जाएगा डोमेन 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट चलता ही जाएगा, है नेचुरल नंबर के लिए। फिर आता है रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज होती है जिससे जुड़ा हुआ है, जैसे 1 मान लीजिए 2 से जुड़ा हुआ है, 2 मान लीजिए 3 से जुड़ा हुआ है, तो जिससे वो अटैच्ड है, ठीक है, समझ गए ना। तो जो x के एलिमेंट जिसके साथ अटैच्ड है y वाले एलिमेंट में, तो उसको आप रेंज कहते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई बचा हुआ हो, यहाँ पे बच सकता है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई नहीं बचना चाहिए यहाँ से, बट उसमें बच सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। x के लिए बोला है कंडीशन, ये कंडीशन सिर्फ x पे लगेगी कि x की हर एक एलिमेंट की इमेज बननी जरूरी है, y की बात नहीं की गई, y की बननी जरूरी है या नहीं है, बट x की जरूरी है, ध्यान रखिए। तो मिक्स मत करना इस चीज़ को। मान लीजिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ, 1 2 3 और 1 2 3 4 5, मान लीजिए ये सेट है x और ये सेट है y। तो मान लीजिए जैसे 1 है इस पे गया, 2 गया 3 पे, 3 गया 4 पे, मान लीजिए ऐसे गया, तो ये फंक्शन है, ठीक है ना। क्यों, तो देखिए दो चीज़ कंडीशन मैंने बताया था, एवरी एलिमेंट ऑफ x के हर एलिमेंट की इमेज भी है, देखिए है ना, कोई बचा नहीं हुआ है, हर एक की इमेज आ गई, और हर एक की इमेज यूनिक भी आई हुई है। यूनिक का मतलब एक ही आया, देखो 1 से एक ही एरो निकली है, 2 से भी एक ही एरो निकली है, और 3 से भी एक ही एरो निकली है, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचना कि 2 का क्या हुआ, 5 का क्या हुआ, इनका क्या किया, तो इनके ऊपर हमें टेंशन नहीं लेनी है, बच गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, यहाँ नहीं बचना चाहिए, बस लेफ्ट साइड में नहीं बचना चाहिए, राइट में बच जाए चाहे ना बचे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बात आई थी यहाँ पे रेंज की, तो रेंज की बात करते हैं। तो रेंज आपका बता दिया मैंने, 1 3 4 है जैसे यहाँ पे, तो डोमेन है 1 2 3, रेंज हो जाएगी 1 3 और 4, और फिर बात आती है 1 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, और इस पे डोमेन आई थी 1 2 3, इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। और को डोमेन क्या कहेंगे, को डोमेन कहेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि पूरा का पूरा सेट, राइट हैंड साइड वाला सेट जो भी है, चाहे वो सेम है तो सेम आ जाएगा, जैसे x से x है तो भी चलेगा, तो x भी हो सकता है वो, है ना। तो जो भी है राइट साइड वाला सेट है, ठीक है, वही आपका कोडोमेन होता है, पूरा सेट, पूरा का पूरा सेट कोडोमेन होता है, ध्यान रखिएगा। तो पूरा कंप्लीट वाई सेट जो है वो कोडोमेन होता है, और ध्यान रखिएगा रेंज जो होती है वो इस कोडोमेन का सबसेट होती है। अब सबसेट की डेफिनेशन पिछले आपके उसमें चैप्टर में आया था, जैसे इसमें 1 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो 1 3 4 इसका सबसेट नहीं हुआ, है ना, इसका सबसेट है रेंज। तो आप कह सकते हैं रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो रेंज जो होती है वो कोडोमेन का सबसेट होती है, मतलब इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी तो होगा ही होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आपका है वर्बली बता देता हूँ, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट देखा जाए तो 9th क्लास से शुरू हो जाता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, देखिए सबसे पहले होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होता है जैसे एक्स को इंडिपेंडेंट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट की जाती है। अरे आपने 9th क्लास अच्छे से थोड़ी बहुत भी याद है, तो आप जैसे ग्राफ बनाते थे एक्स और वाई के लिए ग्राफ बनाते थे, तो आप एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से रखते थे, कुछ भी 0 रखा या 1 रखा या 2 रखा जो भी, तो लेकिन वाई की वैल्यू एक्स के अकॉर्डिंग आती थी। जो एक्स 0 रखा तो वाई की वैल्यू कुछ आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 रखी तो वाई की वैल्यू कुछ आ जाएगी, है ना। तो एक्स पे तो छूट थी, तो छूट वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। और जिसकी वैल्यू किसी पे डिपेंड करे दैट इज डिपेंडेंट। तो वाई की वैल्यू एक्स पे डिपेंड करेगी, एक्स जो वैल्यू रखेगा उसके हिसाब से वाई की वैल्यू आएगी, मतलब उस पर डिपेंड कर रहा है। सो आप समझ के होंगे एक्स इंडिपेंडेंट और वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन वही सेट थ्योरी की तरह ही है देखा जाए तो। सेट में आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, वही वैसा ही है। रिलेशन में भी हमने किया हुआ ये पार्ट। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम भी हो सकता है, जिसमें मैंने आपको एरो डायग्राम भी समझाया था, ठीक है ना, वो भी हो सकता है यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। तो कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्टिंग में हम लेते हैं टोटल 5, एक बार करते हैं एक बार कवर, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। सबसे पहला जो टाइप है फंक्शन का वो है रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, जब आपका फंक्शन जो है वो रियल से रियल के ऊपर हो। समझ गए ना, x to y होता है ना जैसे, तो x की जगह भी रियल और y की जगह भी रियल, मतलब रियल से रियल पे ही जा रहा है पूरा, सारी वैल्यूज रियल में ही आ रही है, तो उसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल होता है कोई भी क्वाड्रेटिक की वैल्यू हो, या क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, या लीनियर इक्वेशन आ जाए, या कांस्टेंट आ जाए, मतलब सिंपली तो आपका जैसे पॉलिनोमियल जैसे x³ + 3x² + 6x + 5 मान लीजिए ये है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए आप सभी ध्यान रखिएगा, फंक्शन जो होता है दैट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय fx, ठीक है। फंक्शन जो होता है वो fx से डिनोट किया जाता है, और fx का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x। x का फंक्शन का मतलब ये होता है जैसे आपका एक सेट है x, एक सेट है y, तो फंक्शन जो होता है जैसे रिलेशन करता है, एक सेट को दूसरे से जोड़ता है ना, तो ये फंक्शन भी एक को दूसरे से जोड़ता है, x को y से जोड़ता है। तो किसको जोड़ा, x को, तो फंक्शन किसको उठाता है, x को उठाता है, तो फंक्शन x को उठाया और कहाँ ले गया, y पे ले गया। तो उसको लिखने का तरीका ये है fx = y, ठीक है। फंक्शन fx बोलते हैं, फंक्शन का नोटेशन fx है। फंक्शन इस f का मतलब ये वाला फंक्शन, क्योंकि वो जोड़ने का काम, जैसे बस मान लीजिए बस है, जैसे एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ती है, तो जो बस है वो फंक्शन का काम करती है, तो फंक्शन है यहाँ पे। और कहाँ से शुरू हुई है, वो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा आपका शहर जो है, और जहाँ पे आप गए हो वहाँ तक पहुँचाएगी, तो वो आपका y हो जाएगा सिंपली, ठीक है ना। तो ये तरीके से आप समझ सकते हैं। तो fx को आप y भी कह सकते हो यहाँ पे, पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया। तो फंक्शन चाहे कोई भी हो, फंक्शन की नोटेशन रहेगी fx, ठीक है, और वो x में कुछ ना कुछ वैल्यूज लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रैशनल फंक्शन। रैशनल आप सभी जानते हैं, रैशनल फंक्शन होता है fx = px/qx एंड qx ≠ 0, qx के लिए 0 नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता है रैशनल फंक्शन जैसे रैशनल नंबर होता है वैसे रैशनल फंक्शन है, जिसमें ऊपर भी x का फंक्शन हो, नीचे भी x का फंक्शन हो। अब आप x का फंक्शन से आप बार बार ये मत सोचना कि क्या x का फंक्शन, क्या x फंक्शन। x फंक्शन का मतलब होता है जिसके अंदर x का यूज़ हुआ है, बस सिंपली, जैसे 2x + 3/5x + 6 बन गया ना रैशनल फंक्शन। ऊपर भी x का यूज़ हुआ है, नीचे भी x का, लीनियर वैल्यू ऊपर है और लीनियर फंक्शन ही नीचे है, लीनियर इक्वेशन को आप बोलते थे 10th क्लास में। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज = y कह सकते हो या fx कह सकते हो, एक ही बात है, fx और y एक ही बात है। नेक्स्ट आता है ओड फंक्शन, ठीक है। ओड फंक्शन क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है, जैसे मान लीजिए fx गिवन है आपको x² + 6, ये दे दिया आपको, मान लीजिए x² + 6, और आपको ये पूछा जाए कि ये फंक्शन ओड है या इवन है, तो उसको चेक कैसे करते हैं। तो देखिएगा, ओड फंक्शन चेक करने का स्टूडेंट्स तरीका है आपका f(-x)। क्या करना है, जो भी फंक्शन आपको चेक करने के लिए कहा है उसको fx के इक्वल रख दीजिएगा, और जहाँ पे x है उस पर क्या रख दीजिएगा, -x, x की जगह पे -x कर दीजिए। अगर वो वैल्यू नेगेटिव fx आ जाए, मतलब माइनस कॉमन आ जाए इस फंक्शन में से, ये जो फंक्शन दिख रहा है ना इसमें से पूरे में से y को माइनस कॉमन आ जाए सिंप्लीफाई करने से, तो ये तो होता है ओड फंक्शन। और अगर f(-x) रखने से पॉजिटिव वैल्यू आती है तो बोलते हैं इवन फंक्शन है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपका क्वेश्चन था fx = x² + 6, तो हमारा काम है चाहे इवन हो चाहे ओड, करना वही है। तो x की जगह पे -x रख दीजिए, तो -x रखा तो यहाँ पे रखिएगा x की जगह -x, तो यहाँ पे -x, तो यहाँ पे भी -x² हो जाएगा +6, ठीक है, ब्रैकेट में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, आप सभी जानते हो प्लस हो जाता है, +6 आ गया। तो आप देख सकते हैं क्या फ़र्क पड़ा, सेम आ गया। तो f(-x) = x² + 6, और x² + 6 क्या था, fx था, तो सेम फंक्शन की वैल्यू आ चुकी है। तो ये दिस इज इक्वल टू fx, और fx है तो जिसका मतलब ये क्या है, इवन फंक्शन है, तो ये फंक्शन आपका इवन है। अब बात करते हैं ओड की, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं ओड का, जैसे आपके पास है x³ + x मान लीजिए ये है, तो आपको रखना है f(-x), तो -x³ + -x रख दिया, x की जगह -x रख दीजिए दोनों जगह।
सो माइनस का क्यूब आप सभी जानते हो नेगेटिव ही रहता है, और प्लस माइनस माइनस रहेगा, तो माइनस कॉमन आके बचेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो आप देख सकते हैं माइनस कॉमन है और साथ में एक्स क्यूब प्लस एक्स है, और एक्स क्यूब प्लस एक्स को आपने क्या बोला था, एफ एक्स बोला था। दिस इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, और माइनस एफ एक्स होने की वजह से ये है ओड फंक्शन, तो इसको आप ओड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब सिचुएशन ये भी आ सकती है कि हो सकता है आपके पास सेम वैल्यू आ जाए तो इवन हो गया, अगर वैल्यू माइनस कॉमन आ गया पूरे फंक्शन में से, ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया और अंदर एज इट इज फंक्शन दोबारा वही से आ गया जो क्वेश्चन था आपका, तो ओड फंक्शन हो गया। अब कुछ ऐसे भी हो सकता है कि मिक्सअप आ जाए, मतलब कहने का मिक्सअप का मतलब ये है ना तो ये सेम टू सेम आए ना ही माइनस भी कॉमन आए, उसमें से दोनों में से कुछ भी नहीं आया, तो उस केस में बोलेंगे नाइदर ओड नॉर इवन, ना तो इवन है ना ही ओड है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाए, आपके पास ना तो वो सेम आए एज इट इज फंक्शन के इक्वल और ना ही वो नेगेटिव ऑफ फंक्शन के इक्वल आए, तो आप बोलेंगे नाइदर ओड नॉर इवन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप हम चलते हैं, कुछ हमने बेसिक बातें हमने सीखी है टाइप्स ऑफ फंक्शन, अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप्स के जो फंक्शन होते हैं उनकी बात करते हैं। टोटल मैंने आपके सामने बोर्ड पे नोट कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है आइडेंटिटी फंक्शन, उसके बाद आता है कांस्टेंट फंक्शन, उसके बाद आता है लीनियर फंक्शन, उसके बाद आता है एब्सोल्यूट और मॉडुलस फंक्शन, उसके बाद आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बाद आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उसके बाद आता है सिग्नम फंक्शन, और लास्ट में आता है पावर फंक्शन। इसमें सारे इंक्लूड हो चुके हैं, सारे टाइप के फंक्शन आ जाएंगे इसमें, मेनली सारे आ चुके हैं, तो इनकी बात करते हैं वन बाय वन। तो फंक्शन आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, फंक्शन जो होगा दैट इज रियल, ध्यान रखिएगा रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं, रियल टू रियल की बात होगी इसमें सब जगह। ठीक है, रियल टू रियल की बात हो रही है। सो सबसे पहला आता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो रियल टू रियल एक फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन अगर ऐसी है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन था, रिलेशन में क्या था, 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 2 आया, तो आपको याद होगा एफ एक्स को मैंने वाई भी बोला था, समझ गए ना। तो जब y इज इक्वल टू क्या आ जाए x, और y और x इक्वल आइडेंटिटी रिलेशन में भी आया था, है ना, याद होगा आपको 1,1 2,2, इसको आइडेंटिटी कहते हो ना, 1,1 2,2 3,3, यानी कि ये x होता है और ये y, ये x और ये y, जिसमें x और y सेम होते हैं हर पेयर में, उसको आप आइडेंटिटी रिलेशन कहते थे, तो यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। दूसरा आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स, कोई भी फंक्शन की नोटेशन एफ एक्स ही रहेगी, चाहे टाइप कोई भी हो। तो कांस्टेंट फंक्शन में कोई भी नंबर हो सकता है, के हो सकता है, कोई भी नंबर, कोई भी अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को छोड़ के कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, एक्स और वाई को छोड़ के कोई भी नंबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, एक्स और वाई को छोड़ के, ध्यान रखिएगा, तो वो आपका कांस्टेंट फंक्शन माना जाएगा। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू के, 5 मान लीजिए, के मान लीजिए, तो कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट आता है लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शन होता है ए एक्स प्लस पी। लीनियर याद कीजिए 10th क्लास में आया था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो वहाँ पे था, याद होगा, लीनियर मतलब पावर में 1 रहेगा। सो ए एक्स प्लस पी, जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, x माइनस 1, ओनली x भी हो सकता है, ठीक है ना, वो भी चलेगा। सो लीनियर फंक्शन इसको बोलते हैं। फिर आता है मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। ये आपको बेसिक तो पता ही है, मॉडुलस क्या करता है, हर वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा 11th क्लास के अकॉर्डिंग आप आ चुके हैं, तो 11th में ध्यान रखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स अगर है तो मोड एक्स की 2 वैल्यूज होती हैं। अगर एक्स 0 या 0 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू एक्स के इक्वल रखनी होती है, और यहाँ पे ये वैल्यू जो आपको अंदर पुट करने के लिए कहा जाए, जैसे 2 रखे, 3 रखे, -2 रखे, -3 रखे, तो ये वैल्यू अगर 0 से छोटी लेते हैं तो ये वैल्यू -x के इक्वल आएगी। ठीक है ना, डेफिनेशन आपको रटनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, तो याद रख लीजिएगा, ये काम आएगी आपके। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन कह लो या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कह लो। फिर आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो रियल से रियल की बात हो रही है हर जगह, तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है आपको x के साथ, तो वो बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसमें मतलब क्या होता है, इसमें मतलब होता है कि सारी वैल्यू, अगर आप कोई भी वैल्यू, क्योंकि रियल की बात हो रही है तो डेसिमल वाले भी ले सकते हैं आप, 2.6, 2.66, 2.34, 3.56, -3.64, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव डेसिमल वाले भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आप कोई नंबर रख रहे हो x की जगह पे, जिसकी हमें इमेज देखनी है, क्योंकि रियल से रियल की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोई रियल नंबर है और यहाँ पर भी कोई रियल नंबर है। तो रियल नंबर 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3, 4, 1 तो आएगा ही आएगा, 2, 3, 4 भी आएंगे, सारे आएंगे, है ना, इंटीजर्स भी आएंगे, रैशनल भी आएंगे, इरेशनल, सब कुछ आएगा। तो ये जो डेसिमल वाले हैं उनका क्या करता है, इंटीजर तो इंटीजर पे हो जाएगा, क्योंकि जैसे x रखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर,
अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है जो उसमें जितने इंटीजर कंप्लीट हो चुके, उस नंबर के अंदर जो भी नंबर हमें बोला है जिसकी हमें इमेज देखनी है, जैसे 1.2 है तो 1.2 किस पे जाएगा, तो वो देखने के लिए हमें क्या देखना है, कितने इंटीजर कंप्लीट हो चुके। तो इतनी तो कॉमन सेंस सब में है कि 1.2 अगर कोई नंबर है तो उसमें कितने इंटीजर कंप्लीट है, 1.2 का मतलब 1.2 है तो 1 इंटीजर कंप्लीट है, 2 पे नहीं गया अभी, तो जितने कंप्लीट हो चुके वो आंसर होता है उसका। मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ 2.68, तो 2 रहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका जो आपको कहा जाए, तो आप इसको इक्वल टू 2 लिखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे 3.999 कहा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये 4 नहीं आएगा, कभी राउंड ऑफ कर दो, वो राउंड ऑफ होता है। तो 3.99 कहा ना, तो हमें इंटीजर हमें कितने कंप्लीट हुए हमें सिर्फ उससे मतलब है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 इंटीजर ही कंप्लीट हुए, 4 पे तो गया ही नहीं, 4 तो इससे आगे आएगा नेक्स्ट, तो 4 पे नहीं जाना है आपको। जितने इंटीजर ग्रेटेस्ट सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके अंदर, इस नंबर के अंदर, वो बताना है। तो यहाँ पे जो भी है, अब नेगेटिव में जब बात की जाएगी तो थोड़ा उल्टा होता है। अगर मैं कहता हूँ -4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, मतलब यहाँ पे कोई नंबर -4.5 है, नेगेटिव रियल नंबर, वो किसके ऊपर इमेज जाएगी, तो आप देखेंगे, पहले इनकी बात करता हूँ, ये सारे के सारे जो 1 पॉइंट समथिंग थे वो सारे 1 पे जाएंगे। क्यों, वही रीज़न, 1.2 अगर यहाँ पे है तो वो 1 पे जाएगा, 1.3 है वो भी 1 पे जाएगा, 1.44 है वो भी 1 पे जाएगा, 1.6, 7, 8, 9, 10 जो भी है वो भी 1 पे जाएगा। तो जितने भी डेसिमल 1 पॉइंट के साथ है वो सारे 1 पे ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मत कहना फंक्शन, तो फिर तो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की डेफिनेशन कहा था, वहाँ से एरो एक ही निकलनी चाहिए हर एलिमेंट से, तो एरो तो एक ही निकल रही है, तो फंक्शन की कोई परेशानी नहीं है हमें कि फंक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव की जब बात कर रहा था मैं, तो -4.5 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -5। क्यों आएगा -5, क्योंकि आपको पता है मैंने कहा था कितने इंटीजर कंप्लीट हो चुके, तो -4.5 अगर आपका नंबर है तो उसमें इंटीजर -5 कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि -4 अगर आप कहते हैं तो वो उससे ऊपर है, उससे बड़ा है नंबर, उससे आगे आएगा वो नंबर -4, उससे ऊपर बढ़ते बढ़ते आएगा -4, फिर आएगा -3, फिर आएगा -2, ऐसे चलता जाता है। तो आप समझ सकते हैं मेरी बात को। तो -4.5 आया तो कितने इंटीजर कंप्लीट करके आया वो देखिए, तो उससे नीचे कितने इंटीजर कंप्लीट हो चुके, तो आप कहेंगे -5 इंटीजर तक का कंप्लीट करके आया है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उनमें से -5 है। क्लियर, तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट एक्चुअली क्या होता है, जो इसमें फ्रैक्शन का पोर्शन रहेगा ना, जैसे 2.68 था तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर किया तो 2 आ गया, तो डेसिमल वाला पॉइंट क्या रहेगा 0.68, तो उसी का नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इट इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसकी डेफिनेशन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ग्रेटेस्ट इंटीजर का नोटेशन है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू आती है ना हमेशा, वो 0 से लेके 1 के बीच में आती है, लेस देन 1 तक आती है, ठीक है। 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे इंटीजर रखते हैं, मान लीजिए कोई भी नंबर 1 रखते हैं, तो 1 का इंटीजर यहाँ पे 1 x की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 तो रहेगा, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा, ठीक है ना। कंप्लीट 1 है तो 1 ही रहेगा, तो 1 - 1 0 भी हो सकता है। फिर आएगा 1.1, मान लीजिए 1.1 अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे x की जगह पे 1.1, तो देखेंगे 1.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1, तो 1.1 माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, तो दिस इज इक्वल टू 0.1, ठीक है ना। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आएगा फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 होने के बाद 999 चलता जाएगा, ठीक है। बट उसके बाद अगर अगला नंबर 2 लेते हो, मैंने आपको 1.9 तक चला दिया, अगर मैं 1.9 लेता हूँ तो 1.9 माइनस 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाएगा, तो 1.9 माइनस 1 आ जाएगा, अभी बताया था आपको रीज़न, तो 0.9 तक जाएगा। अगला नंबर 1.9 के बाद 2 का आता है मान लीजिए, तो 2 पे जब आएगा तो ये 2 माइनस 2 ही बन जाएगा, फिर से 1 वाला ही रूल चलेगा जो 1 पे लगाया था शुरू में, तो ये 0 बन जाएगा फिर से, ठीक है ना। तो इसका मतलब कहने का, इन दोनों का जो डिफरेंस मैं कर रहा हूँ x में से, इसका ये कभी भी 1 नहीं बनेगा, ठीक है, 1 तक नहीं पहुंचेगा, लास्ट दोबारा फिर से 0 पे रिपीट हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होती है और 1 से लेस होती है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट की। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं सिग्मा फंक्शन। सिग्मा फंक्शन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, fx इज इक्वल टू इट इज x व्हेन इट इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, इट इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, एंड इफ x इज लेस देन 0 देन इट इज -1। तो ये जो डेफिनेशन आपको नोट करनी है कि x की वैल्यू अगर आपकी 0 से छोटी जितनी भी वैल्यू -1 पे जाएंगी,
जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे था, तो रियल में तो बहुत सारा कुछ होता है ना, इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर होते हैं, तो जितने भी नेगेटिव रियल नंबर है वो सारे -1 पे एक साथ जाएंगे, जितने जो 0 है वो 0 पे जाएगा, और जो पॉजिटिव रियल नंबर हैं वो सारे 1 के ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये है आपका सिग्नम फंक्शन। फिर बात करते हैं पावर फंक्शन की। पावर फंक्शन का मतलब जो पावर में वैल्यू होती है, पावर में जैसे हमने लीनियर तो सीख लिया, लेकिन आगे पावर में क्वाड्रेटिक या क्यूबिक की बात तो हमने की नहीं, वो सारी इसमें पावर में आ गई। पावर का मतलब हो गया x² हो गया, या fx = x³ हो गया। ये पावर फंक्शन है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी कर लीजिए, क्यूबिक कर लीजिए, 2x² + 3x + 5 मान लीजिए, तो ये कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ये सारे पावर फंक्शन है जो पावर में आता है। ठीक है, तो ये पावर फंक्शन। तो ये तो थी बातें आपकी इनकी डेफिनेशन की। अब बात करते हैं कि ग्राफ्स की, क्योंकि ग्राफ बहुत हेल्प करेंगे आपको डोमेन और रेंज निकालने में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, डोमेन और रेंज। बच्चे जो परेशान होते हैं वो डोमेन रेंज में होते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो आपको वही बेस मजबूत करना है, क्योंकि वो परेशान करेगा आपको, तो इसलिए उसको मजबूत करने का एक हेल्प करेगा आपको ग्राफ बनाने का। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, उससे आप बता सकते हो। ग्राफ का मतलब होता है सिंपली, अगर आपके ग्राफ में जो आपका ग्राफ बन रहा है फंक्शन का, जो आपने 9th-10th में भी सीखे ग्राफ बनाने, वो वैल्यू अगर जिसके अकॉर्डिंग जिस साइड जा रही है, जैसे x नेगेटिव की तरफ जा रहा है और पॉजिटिव दोनों तरफ जा रहा है, तो कह देंगे ऑल रियल नंबर। अगर y की वैल्यू जो रेंज होती है, ठीक है ना, डोमेन x की वैल्यू उसको कहते हैं, x की वैल्यू किधर जा रही है वो डोमेन हो जाएगा, और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है वो रेंज हो जाएगा। तो बस डोमेन और रेंज आप ग्राफ देख के बता सकते हैं। शुरू करते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन था fx = x। सो इसमें आपके पास एक सिंपली मैं आपको एक इसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको fx को आप y भी कह सकते हैं, मैंने बताया था। सो x को 1 रखा, y को 1, x को 2 रखा, y को 2, x को 0 तो y को 0। ठीक है ना, x जो भी रखेंगे y उसके अकॉर्डिंग वही आता जाएगा। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, तो मैं रफली बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नंबरिंग नहीं ले रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, नंबरिंग नहीं ले रहा हूँ। 1 2 3 कैसे आएगा वो आप खुद करते रहना। तो ये ग्राफ जो जाएगा इसका वो ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ जाएगा वो स्ट्रेट लाइन जाएगी, ऐसे करके ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। अब बात करते हैं डोमेन रेंज की। देखिए ग्राफ देख के मैंने बताया था डोमेन रेंज भी बता सकते हैं, तो देखिए कैसे बता सकते हैं। वो देखिए x की वैल्यू, देखिए इस ग्राफ के अंदर x की वैल्यू में जो हमारा ग्राफ है वो तो ये है, दिख रही होगी आपको ये लाइन। देखिए x की वैल्यू उस साइड पॉजिटिव होती है, इस साइड नेगेटिव होती है, पता है ना। तो ये ग्राफ x के पॉजिटिव साइड में भी है और नेगेटिव साइड में भी है, x के दोनों साइड है ना। तो इसका डोमेन आएगा ऑल रियल। डोमेन क्या आएगा? ऑल रियल नंबर। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज होता है y की वैल्यू को रेंज कहते हैं। तो y की वैल्यू देखिए कहाँ है, ये जो ग्राफ है वो y की किस साइड है? y के ऊपर की साइड भी जा रहा है। ये हिस्सा जो है आपका y के ऊपर की साइड है, ये ओरिजिन है, और ये ग्राफ जो है y से नीचे की साइड भी ये रहा। तो y की वैल्यू जो है आप देख सकते हैं, इस ग्राफ जो है ये ग्राफ y की पॉजिटिव वैल्यू को भी कैरी कर रहा है और नेगेटिव वैल्यू को भी कैरी कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों को ही कैरी कर रहे हैं। सो इसके डोमेन और रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर आएंगी। सो इसका डोमेन कहेंगे ऑल रियल और रेंज भी ऑल रियल ही आएगी। ठीक है, तो ये डोमेन रेंज हम इस तरह से बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन होता है fx = सम नंबर। जैसे 5 ले लेते हैं, -5, -2, -3, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हो, चलेगा सब। सो ये होता है, आपको मैंने बताया था y होता है, fx को y कहते हैं। हर चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे फंक्शन fx को y ही बोलते हैं। सो जैसे यहाँ पे हमने और ग्राफ बनाया, तो मैं नंबरिंग नहीं लूँगा सिंपली। तो y = 5 मान लीजिए, y5 यहाँ पे था, इस पॉइंट पे था y5, तो इसकी लाइन जो बनेगी वो ऐसी बनेगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी सिंपली स्ट्रेट। तो ये है आपका इसका ग्राफ। अब बात करते हैं डोमेन और रेंज कैसे देखते हैं इसमें से। तो देखिए ध्यान से, डोमेन की वैल्यू के लिए हमें देखना है x की वैल्यू किधर किधर जा रही है। तो आप इसका ग्राफ जो बना रहे हैं देखेंगे जरा, तो x की जो ग्राफ हमारा ये था, x के 5 के ऊपर जा रहा है, तो ये इस साइड भी जा रहा है और इस साइड भी जा रहा है। यानी कि x की पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आएंगी और x की नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगी, और पॉजिटिव नेगेटिव सारी आ रही हैं, तो उसको बोलते हैं ऑल रियल। सारे आ गए ना इसके अंदर, तो डोमेन आएगा ऑल रियल नंबर। ऑल रियल शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए। डोमेन DOMAIN डोमेन होता है = R फॉर रियल से नोटेशन है। अब बात करते हैं रेंज की। अब रेंज में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है आपसे आप समझने में। देखिए रेंज की वैल्यू देखिए y हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से। y बढ़ता, अगर इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ जाती, इसकी वैल्यू अगर नीचे की तरफ आती तो माइनस में भी आ जाती। बट ये y की वैल्यू एक जगह फिक्स है। कहाँ पर फिक्स है? 5 के ऊपर फिक्स है y की वैल्यू। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है वो आगे बढ़ ही नहीं रही है, ना तो 5 से नीचे जा रही है, ना 5 से ऊपर जा रही है, कहीं नहीं जा रही है। इसका मतलब रेंज जो है ओनली 5 आएगी इसकी।
सो इसकी जो अगर रेंज कहें तो उसमें सिर्फ 5 ही आएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप आता है आपका लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन आप जानते हैं fx इज इक्वल टू 2x+3 मान लीजिए क्वेश्चन आपका। तो इसका ग्राफ बना के देखते हैं, ग्राफ कैसा बनता है देखते हैं जरा। x और y, x को 0 रखा, y को 3 रखेंगे, x को 1 रखेंगे तो y 5 आ जाएगा। तो इसको ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे इसका वैल्यू ऐसे आएगी, x0 तो y3 आप जानते हैं यहाँ पे कहीं पे आएगा, x0 y3 यहाँ आएगा, x1 और y5, x1 यहाँ पे होगा, y5 कहीं यहाँ पे होगा। तो ये लाइन जो होगी वो इस तरह से जाएगी। तो ये आपका ग्राफ हो चुका है, देख सकते हैं। तो ये ग्राफ जो है फिर वही बात आती है, ओरिजिन यहाँ पे, x एक्सिस यहाँ पे, y एक्सिस यहाँ पे। तो फिर वही डोमेन की बात करें तो डोमेन देखिए x की वैल्यू किधर किधर पे आपका ग्राफ जा रहा है। हमारा जो ग्राफ है वो x की किस वैल्यू को कैरी कर रहा है, नेगेटिव में है, पॉजिटिव की तरफ गया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक गया हुआ देखिए जरा। तो ये ग्राफ देखेंगे पॉजिटिव में तो ये आगे तक जाएगा, ऐसे ऊपर चलता जाएगा, और ऐसे ही नेगेटिव में भी इस तरफ चलता जाएगा। तो यानी कि ऑल रियल नंबर इंक्लूड कर रहा है ये। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ है तो डोमेन में आएगा ऑल रियल। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज में भी ऑल रियल, क्यों देख सकते हैं ये ऊपर की साइड भी जा रहा है, नीचे की साइड भी आ रहा है। वाई की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, सारी कैरी कर रहे हैं, और सारी कैरी कर रहा है मतलब ऑल रियल नंबर। सो रेंज इज ऑल रियल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। तो इसको मैंने बताया था आपको, fx इज इक्वल टू मोड x होता है एंड इट इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। तो इसका अगर आप बनाते हैं जरा देखिएगा कैसे बनता है। x y 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, सिंपली मोड x है ना। अगर मैं वैल्यू 1 रखता हूँ, अगर वैल्यू 1 रखता हूँ, x की वैल्यू 1, तो 0 से बड़ी वैल्यू है ना, 0 तो 0 से बड़ा ही है 1, तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए x ही रहेगा, तो दैट इज 1 ही रहेगा। फिर मैं रखता हूँ -1 मान लीजिए, तो x की वैल्यू कैसी रखी है मैंने, 0 से लेस रखी है। तो 0 से लेस जब रख रहा हूँ तो मोड x की वैल्यू क्या रखनी है आपको, -x रखनी है। तो जो आपका x है वो है -1, तो उसके साथ क्या लगा देना है, x के साथ -1। समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ, x की वैल्यू आपने -1 रखी है, और -1 जो है वो 0 से छोटी वैल्यू है, तो x की वैल्यू तो ये थी। अब उसके साथ क्या रखना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग माइनस लगा देना है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, सो इट इज +1। ठीक है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए क्या आता है। 0 x और y ओरिजिन यहाँ पे है, तो आप देखेंगे 0 0 यहाँ पे है, 1 1 यहाँ पे आएगा, -1 1 यहाँ पे आएगा। तो आप इसकी शेप जो बनेगी वी शेप बनेगी ऐसे करके। ठीक है, इसकी बनेगी वी शेप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसकी वी शेप ऐसे ऊपर तक जाएगी, ऐसे ही चलते चलते ऐसे उधर तक जाएगी ऊपर की तरफ, तो वी शेप बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा वी शेप बनता है। और कहाँ बनता है वो भी मैटर करता है, तो वो कहाँ बनता है, x के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अकेला ओनली x है तो 0 पे बनेगा, x के साथ कुछ भी नहीं है तो 0 पे बनेगा वी शेप। तो ये 0 के ऊपर वी शेप बन गई। अगर यहाँ पे मोड x -2 होता, मोड के साथ x -2 होता तो ये 2 पे बन जाती वी शेप। यानी कि कैसे आता है वो, x -2 जो भी नंबर उसको 0 रख दीजिए तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा आपका 2, तो 2 के ऊपर आपकी वी शेप बनेगी। जैसे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे मान लीजिए, तो यहाँ पे वी शेप बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफ देख सकते हैं। अगर ये वैल्यू प्लस होती मोड x +2 तो ये बनती -2 के ऊपर, वही सेम रीजन है। तो आपकी शेप कैसे बनती, इसका ग्राफ कैसे बनता, इसका ग्राफ बनता -2 यहाँ पे होता है, x की वैल्यू आप सभी जानते हैं अच्छे से, तो -2 के ऊपर वी शेप बन जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये वी शेप बनाने का लॉजिक होता है सिंपली। अब बात करते हैं डोमेन और रेंज की। तो डोमेन की बात करते हैं, तो देखिए जरा, डोमेन में x की वैल्यू देखिए, आपका जो ग्राफ है वो वी शेप में ही, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। तो आप देखेंगे ये वैल्यू x की पॉजिटिव वैल्यू भी कैरी कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू भी कैरी कर रहा है, दैट मीन्स ऑल रियल नंबर। सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर। ठीक है, रेंज की बात करें तो देखिए जरा, ग्राफ जो है वो चाहे इस साइड की बात करो चाहे इस साइड की बात करो, ऊपर ही है, नीचे की तरफ नहीं आया ग्राफ, 0 से नीचे नहीं आया, ओरिजिन से नीचे नहीं आया। सो ओरिजिन से नीचे नहीं आया तो मतलब क्या आया, पॉजिटिव है ना। तो रेंज जो है दैट इज 0 से लेके इनफाइनाइट। ये नोटेशन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बताई थी मैंने, तो उसमें जो आपका था क्या, सेट इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, वहाँ पे बताया था मैंने। तो 0 to इनफाइनाइट, 0 इंक्लूड है, 0 भी हो सकता है, देखो यहाँ पे 0 भी वैल्यू हो सकती है, और उससे पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ। और तो 0 से इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट इंक्लूड कर दिया तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। तो इट मीन्स 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये इसकी रेंज।
तो नेक्स्ट चलते हैं सिग्नम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरफ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x। वो वैल्यूज़ भी कुछ बची हुई हैं, अभी भी देख सकते हैं। अगर आपको देखना चाहो तो ये सामने है। तो सिंपली इसमें आप ग्राफ ज़्यादा फालतू की चीज़ें हैं, आप उसको मत कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा आपको वैसे भी। ठीक है, कोशिश कर लेना अगर समझ में आ जाए, अदरवाइज आप छोड़ देना चाहें। बट हमें समझना पड़ेगा इसकी डोमेन और रेंज की बात। तो डोमेन में आप सभी जानते ही हो कि रियल टू रियल बात हो रही है। शुरू में मैंने बता दिया था रियल टू रियल है, तो डोमेन में तो सारे रियल होने ही होने पड़ेंगे। क्यों? अगर कोई रह गया तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो डोमेन तो इसमें ऑल रियल आएगा, ठीक है, डोमेन इज ऑल रियल। बट रेंज में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। रेंज में देखिए, मैंने आपको बताया था कोई भी आप वैल्यू रखिए, चाहे वो रियल हो, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे बिना पॉइंट के हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इंटीजर ही आएगा। देखिए यहाँ 2 इसमें सोल्व किया तो 3 आया था, इसके सोल्व किया तो -5 आया था। मतलब कहने का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा इंटीजर आता है। इसका नाम ही ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इसका आंसर हमेशा इंटीजर में ही आएगा। सो इसमें ये याद रखिएगा, रेंज इज जेड का मतलब इंटीजर का सेट। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो रेंज जो आएगी वो ऑल इंटीजर्स पे आएगी। पोर्शन आपका आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी, f(x) = x - ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ये आपकी होती है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब बात आती है डोमेन की। तो डोमेन आपको पता है ऑल रियल होना जरूरी है, तब ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब रेंज पे आती है बात, रेंज क्या आएगी? तो रेंज होती है y की वैल्यू। तो आपको पता है y की वैल्यू, तो आपको मैंने एक पीछे अभी जब इसकी डेफिनेशन करवाई तब बताया कि था मैंने आपको, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 भी हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 से नीचे तक जाएगी। ठीक है ना? तो आप इसको ऐसे समझेंगे, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, x की जो भी वैल्यू हो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर से लेस देन इक्वल टू होती है, और x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1 से हमेशा छोटी ही मिलेगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, या तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू उसकी लेस देन रहेगी या उससे इक्वल आएगी x से, और उससे हमेशा लेस ही रहेगी अगर उसमें 1 जोड़ दिया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल x को रखता हूँ मैं 1.2 रखता हूँ, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1, जिसको डेफिनेशन पता है उसको समझ में आ गया होगा। तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1, तो ये लेस देन इक्वल टू है, बिल्कुल सही है। और अगर मैं यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आया था 1 और +1 यानी कि 2, तो आप समझ सकते हैं ये कंडीशन देखिए सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये कंडीशन इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये ट्रू होती है, ये कंडीशन होती है। यहाँ से आप शुरू करेंगे इसको समझाना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तीनों साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो x - ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1 - ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ग्रेटेस्ट ऑफ x - ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मतलब क्या किया, तीनों में से मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को माइनस कर दिया। आप देख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x में से यही माइनस किया तो 0 आ जाएगा। ये आपका एज इट इज x - ग्रेटेस्ट इंटीजर x रहेगा, एंड ये लेस देन रहेगा, ये कट के आ जाएगा 1। आप देख सकते हैं ये y था, f(x) कह लो या y कह लो, एक ही बात है। सो ये y हो गया 0 से ग्रेटर और 1 से लेस, और y को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है ना, y को ही रेंज कहते हैं, x को डोमेन और y को रेंज कहते हैं। तो आप देख सकते हैं 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और 1 से लेस देन है। सो ये आपका y की वैल्यू है, और y की वैल्यू आपकी होती है रेंज। तो रेंज आएगी 0 से 1। नेक्स्ट बात आती है सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम फंक्शन में आपने देखा होगा डोमेन और रेंज हम निकाल सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। पीछे मैंने डेफिनेशन बताई थी, उसमें कहा था x ग्रेटर देन 0 लेके चलते हो तो ये वैल्यू 1 हो जाती है, अगर 0 लेके चलते हो x की वैल्यू तो 0 हो जाती है, और लेस देन 0 लेके चलते हो तो -1 हो जाती है। तो इट मीन्स डोमेन तो आ गया ऑल रियल, है ना, सारी इंक्लूड हो गई, क्योंकि फंक्शन फिर वही बात, फंक्शन ही नहीं बनेगा अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई पॉइंट। तो सिंपली तो डोमेन तो हो गया ऑल रियल। अब रेंज क्या आएगी, रेंज होता है y की वैल्यू। तो आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी, f(x) = या तो 1 होगा या 0 होगा या -1 होगा अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ x। तो आप देख सकते हैं f(x) को आप बोलते हैं y, बोलते हैं ना, तो y के लिए तो 1 आएगी या 0 आएगी या -1 आएगी, 3 ही वैल्यू आएंगी। मतलब सारे के सारे पॉजिटिव नंबर 1 पे जाएंगे, सारे के सारे नेगेटिव वैल्यू -1 पे कन्वर्ज कर जाएंगे, और 0 की वैल्यू 0 पे जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज में सिर्फ 3 ही आंसर आएंगे, सिर्फ 3 ही ऐसे एलिमेंट होंगे राइट साइड में जिसके ऊपर इमेजेस बनेंगी, और वो होंगे -1, 0 और 1। तो ये है आपकी रेंज, ये बन जाएगी आपकी रेंज। लास्ट पोर्शन बनता है आज का, वो है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन देखते हैं क्या होता है। तो पावर फंक्शन मैंने बताया था f(x) = x²। तो x² जो है उसका आप जब ग्राफ बनाओगे तो y = x² रख लीजिए। तो इसका ग्राफ जब आप प्लॉट करते हो ऐसे x और y की वैल्यू रख के, जो भी रखेंगे आप वैल्यू, तो आप देखेंगे ये वैल्यू जो होगी वो इस टाइप से
पैराबोलिक शेप बोलते हैं इसको, पैराबोला आएगा, ये आगे चैप्टर आएगा आपका 11th में, तो ये पैराबोलिक शेप बनती है, ठीक है। तो ये है आपका ये पावर फंक्शन क्वाड्रेटिक वाला जैसे होता है। तो क्यूबिक भी होता है ऐसे ही, वो थोड़ा सा नीचे इस तरफ नीचे चला जाएगा, ये ऐसे करके बनता है, ठीक है। क्यूबिक जो होता है ना वो ऐसा बनता है, पावर ये भी पावर फंक्शन ही है, वो भी पावर फंक्शन ही है, ठीक है ना, इस टाइप से बनता है। तो देखिए जरा यहाँ पे डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑल रियल है, आप एज यूजुअल जैसे होता है, और रेंज की बात करें तो पॉजिटिव रियल आएगा। क्यों आएगा? रेंज में देखिए 0 से 0 से लेकर ऊपर की तरफ है, तो y की वैल्यू, तो रेंज की वैल्यू 0 to इनफाइनाइट, 0 इंक्लूड करना पड़ेगा, बट ये ध्यान रखिएगा 0 इंक्लूडेड है। अगर इसकी बात करें क्यूब वाले में, क्यूबिक पावर फंक्शन में, तो इसमें डोमेन तो ऑल रियल है, रेंज भी ऑल रियल है, क्योंकि y की वैल्यू ऊपर भी जा रही है, y की वैल्यू नीचे भी जा रही है, तो ऑल रियल को कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का पोर्शन आपको समझ में आया होगा। कल हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड, और जो हमने टाइप्स करे हैं उससे रिलेटेड, और उससे हम आगे और सीखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।